हेलो फ्रेंड्स, देखिए पीवाई क्यू सीरीज में हम लोग आज टॉपिक करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। और इससे समझो कि हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थ्योरी बहुत क्लियर होना चाहिए इसका अगर क्वेश्चन करना है तो, ठीक है। तो ये करते हैं हम लोग आज। And before that, let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years. और IIT JAM का तो मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। And I have written around 13 books on IIT JAM or other MSc entrance exam, which includes previous paper on IIT JAM Physics, JNU, TIFR, right? तो ये टॉपिक करते हैं हम लोग। Let's begin with this. पहले एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से एक करेक्ट होगा, ठीक है। सिंगल करेक्ट आंसर रहेगा उसमें, 4 में से एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। देखो ये क्वेश्चन 2010 में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। उस समय मतलब 15 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव आया करते थे। 2015 से दे हैव टर्न इनटू जो अभी करंट पैटर्न है वो 2015 से चला आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। Assume that Z equal to 0 plane is the interface between two linear homogeneous dielectric. ये जो है इंटरफेस है, ऊपर कोई और डाइलेक्ट्रिक है, नीचे कोई और डाइलेक्ट्रिक है। इस प्लेन के ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और इसके नीचे जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन Z greater than 0, मतलब ऊपर Z equal to 0 ये प्लेन है, Z greater than 0 will be the region above this plane and Z less than 0 will be region below this plane, ठीक है। तो Z greater than 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is given by this, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। इसको ये लोग E1, इधर जो ऊपर Z greater than 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 दिया हुआ है आपको। इफ देयर आर नो फ्री चार्जेस ऑन द इंटरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन Z लेस देन 0 इज व्हाट, ठीक है। ये निकालना है हम लोग को। अब देखो, अच्छा अगर हम इसको, ठीक है चलो कोई नहीं, इसको ऐसे देखते हैं, सामने से देखें हम लोग, तो ये इंटरफेस कैसा दिखेगा? स्ट्रेट ऐसे दिखेगा। दिस इज Z इक्वल टू 0, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा एक काम करें, एक्चुअली ना इसको यूजुअली रीजन 2 लिया जाता है, इसको रीजन 1 लिया जाता है, ठीक है। इसको रीजन 2 लिया जाता है, इसको रीजन 1 लिया जाता है। और यूजुअली इसको लोग E2 लेता है, इसको E1 लेता है, बट इसको E1 यहाँ लिख रखा है, कोई नहीं E1 लिख दो, ठीक है, ठीक है। दिस इज एंगल थीटा। अच्छा, अब हम लोग को बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। तो एक तो बाउंड्री कंडीशन आपका है D2n इक्वल्स टू D1n, D2n माइनस D1n इज सिग्मा f। एक काम करें, टू अवॉइड कंफ्यूजन इसको E2 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको E1 ले लेते हैं, और ये जो दिया है इसको E2 बोल दिया जाए और ये सब E1 ले लिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा जो सिंबल जो कन्वेंशन यूज करते हैं ना वो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यूजुअली देखो तरीका यही होता है, जो इंटरफेस जिधर फील्ड इंटर करता है उसको सेकेंड मीडियम लेते हैं और जिधर से फील्ड इंसिडेंट होता है उसको फर्स्ट मीडियम लेते हैं। ये कन्वेंशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं। कई जगह कन्वेंशन उल्टा भी हो सकता है, बट यूजुअल कन्वेंशन यही है, ठीक है। यूजुअल कन्वेंशन यही है कि जिधर फील्ड इंटर कर रहा है उसको सेकेंड मीडियम लेते हैं और जिधर से फील्ड इंसिडेंट हो रहा है उसको फर्स्ट मीडियम लेते हैं, ठीक है। ये सेकेंड मीडियम है या फर्स्ट मीडियम है। अब हमें क्या निकालना है? हमें E2 दिया हुआ है, हम लोग को ये E2 दे रखा है, इसको E2 ले लिया मैंने, E2 दे दिया है, ठीक है। अब दो बाउंड्री कंडीशन है, एक तो बाउंड्री कंडीशन ये है, अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन
ये होता है। अच्छा, इसमें देखो फ्री चार्ज 0 दे रखा है, इसका मतलब ये है d2n will be equal to d1n, d2n will be equal to d1n। और d2n क्या है? d2n is simply epsilon naught epsilon r2 e2n and this is epsilon naught epsilon r1 e1n। अब हमें E1 निकालना है ना, E2 दे रखा है, E1 निकालना है, तो यहां से निकल जाएगा E1n विल बी इक्वल टू epsilon r2 epsilon r1। ठीक है। अच्छा, E2n क्या है? E2 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, 4k कैप। अब ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक, ये आपका जेड एक्सिस है ना, ये आपका एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। तो नॉर्मल कॉम्पोनेंट क्या हो गया? नॉर्मल कॉम्पोनेंट E2n यहां से क्या आ जाएगा? E2n विल बी सिंपली 4। जो जेड के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट बन रहा है वही, मतलब जेड इस प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? जेड कॉम्पोनेंट। तो E2n आपका 4k कैप मतलब 4 है। ठीक है, तो E1n क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन r2 आपका 5 है, एप्सिलॉन r4 है, इधर का एप्सिलॉन r2 बोलता है, इसको एप्सिलॉन r1 बोलता है, और इंटू 4 मतलब हो गया 5। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि E1 का जो जेड कंपोनेंट है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप, ये तो नहीं जानते हैं हम लोग, लेकिन ये तो निकालेंगे अभी, मतलब लेकिन यहाँ पे जो जेड कंपोनेंट होगा वो 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई निकालने की जरूरत है क्या? देख लो, चेक कर लो, नहीं निकालने की जरूरत है क्योंकि 5k कैप सीवीसी में है। ठीक है, तो आंसर आपका डी होगा। बाकी आप चाहोगे तो ये भी निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन से एक्स और वाई कॉम्पोनेंट भी निकल जाएगा। E2 टाउ इज इक्वल टू E1 टाउ। अब E2 टाउ क्या है? E2 टाउ इज दिस, मतलब 3i माइनस 5j, और यही E1 टाउ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो E1 टाउ हो जाएगा 3i माइनस, ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? डी का नॉर्मल कॉम्पोनेंट कंटिन्यूअस है और ई का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट कंटिन्यूअस है। डी का नॉर्मल कॉम्पोनेंट कंटिन्यूअस होता है और ई का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो सेकेंड मीडियम में जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट होगा, मतलब ये जो आपका ई दिया हुआ है ना, E2, इसका एक टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है जो जेड एक्स, जो आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और एक नॉर्मल कॉम्पोनेंट है E2n, दिस इज E2 टाउ and this is E2n। तो E2 टाउ और E1 टाउ तो सेम रहेगा, और E2n E1n सेम नहीं रहेगा, वो निकालना पड़ेगा यहां से आपको। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, डी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये 2014 में आया है, जैम फिजिक्स 2014 में। तो क्या बोल रहा है? इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, two dielectric slabs of thickness 5 centimeter each and dielectric constant K1 equals to 2 and K2 equals to 4 respectively are inserted between the plates। ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लोग एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। ठीक है, the potential of 100 volt is applied across the capacitor, 100 volt potential difference apply कर दिया। the value of net bound charge
डेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज समझो, इसमें हम लोग ये बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग निकाल लेंगे P2n और P1n निकालेंगे, और P2n P1n निकाल के सिग्मा भी निकल जाएगा। तो P2n P1n निकालने के पहले हम लोग को पहले D निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो चार्ज निकालो, कितना चार्ज है यहाँ पे, चार्ज क्या है ये निकालो पहले तो। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको D ले लेते हैं। तो कैपेसिटेंस कितना बनेगा, कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट A D/2 ठीक है, तो ये आ जाएगा D/एप्सिलॉन R1 क्या है तुम्हारा 2 है, तो ये 4 हो गया। एप्सिलॉन R2 क्या है, एप्सिलॉन R2 आपका एप्सिलॉन R2 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और 1/4 प्लस 1/8 मतलब 3/8, और ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, तो चार्ज कितना हो जाएगा जी, मतलब चार्ज इन द प्लेट इज कॉल्ड फ्री चार्ज, CV विल बी 8/3 V। ठीक है, तो फ्री चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगा तुम्हारा, फ्री चार्ज डेंसिटी इज गोइंग टू बी QF अपॉन एरिया। ठीक, ये फ्री चार्ज डेंसिटी हो गया। अब फ्री चार्ज डेंसिटी हो जाएगा तो D क्या बनेगा, D इज सिग्मा, और इनफैक्ट इस इंटरफेस पे कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो आपका D2 इज बेसिकली D2n, राइट, फील्ड नॉर्मल ही है यहाँ पे, और D2 is same as D1 because you know D2n is sigma f and sigma f is 0, यहाँ पे कोई फ्री चार्ज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है D2n D1n के बराबर है, और D2 D1 तो नॉर्मल ही है ना। D देखो, D क्या होता है, D इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर में ऐसे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा का पूरा नॉर्मल ही है, तो D2n इज बेसिकली D2 and D1 is basically D1, so this is you can say D2 is equal to D1। अच्छा, D2 equals to D2 equals to D1 and that will be equal to सिग्मा। आप कर सकते हो, आप किए होंगे भी, इस तरह का गॉसियन सरफेस लेके इवेल्युएट करते हैं, तो D यहाँ 0 होता होगा, D.n यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ D जो है नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे D.n 0 हो जाएगा, और यहाँ प्लेट के अंदर तो D ही 0 होता है, तो फ्लक्स क्या हो जाता है D इंटू एस। अब फ्री चार्ज इनक्लोज क्या होगा, सिग्मा एफ इंटू एस, सो डी इक्वल्स टू सिग्मा एफ। ठीक है, एंड D2 and D1 आर इक्वल, सो D1 D2 इक्वल्स टू सिग्मा, दिस विल बी इक्वल टू 8/3 एप्सिलॉन नॉट V बाई D। अच्छा, D2 D1 एक बार निकल गया, तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2, सो E2 विल बी व्हाट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, सॉरी, this will be D upon, ठीक, so this is going to be एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, और 1/एप्सिलॉन R2 क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन R2 will be 4। ठीक, सिमिलरली E1 is going to be so this is going to be
सो दिस विल बी 4/3 v/d। अब E2 E1 निकल गया। अब यहां से P2 P1 निकाल लो। P2 इज व्हाट? P2 इज epsilon naught and this will be what? Epsilon R1 क्या है? Epsilon R1, so epsilon R2, epsilon R2 is 4, so 4 minus 1 3, so 3 epsilon naught and E1 is going to be, so that is going to be simply 4 epsilon naught V by D। अच्छा, P1 क्या आ जाएगा? P1 will be epsilon naught, ये E2 है, तो ये हो जाएगा ना। So this will be 2, so this will be epsilon naught and 2 minus 1, E1 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 epsilon naught V by 3D। यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा? ठीक, ओके। ठीक है, नाउ we have P2n minus P1n is minus of sigma B, and P2n is nothing but P2 and P1 nothing but P1. So you can say sigma B is, and P1 is what? 4 epsilon naught V upon 3D, and P2 is ठीक है, तो हो जाएगा 3D, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, सो दिस इज माइनस ऑफ 2 epsilon naught V आपका 100 हो गया, और D कितना हो गया जी? D आपका 0.1 हो गया। तो एक तरह से कितना हो जाएगा? ये 2, दिस विल बी माइनस ऑफ 2000/3, ये आ जाएगा। लेंदी है बट कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, बाकी यू कैन बी फास्टर, हम तो आपको समझाना था तो धीरे धीरे कर रहे थे, नहीं तो ये तो हम 1 मिनट के अंदर कर देते। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? बाकी इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, मतलब हम तो इतना समझा रहे हैं तब ना, जैसे P2n इज P1 और ये सब बता रहे हैं तो इतना लेंदी हो गया, नहीं तो अगर एग्जाम में करेगा तो बंदा तुरंत ही कर देगा। ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए इसका। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि पहले D निकाला जाता है, D के बाद E निकाला जाता है, E के बाद P निकाला जाता है, ऐसा पता होना चाहिए आपको कि कभी भी पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक के अंदर निकालना है तो पहले D निकालेंगे, D के बाद E निकालेंगे, E के बाद P। हम तो पढ़ाते हैं सब चीज़ कि पहले आप कुछ भी पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या पोलराइजेशन पूछे, सबसे पहले आप D निकालिए, क्योंकि D निकालने के लिए आपको फ्री चार्ज का जरूरत पड़ता है, और फ्री चार्ज क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, फ्री चार्ज ही तो बाहर से कंट्रोल होता है ना, बाउंड चार्ज तो आउटकम है पोलराइजेशन का। तो फ्री चार्ज से आप पहले D निकालते हैं, D के बाद E निकालते हैं, और E के बाद P निकालते हैं। मतलब ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि D इज, ये मालूम होना चाहिए, और ये काई जो होता है वो epsilon r -1 होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो हमेशा ही पहले D निकाला जाता है, आपको ये फार्मूला गॉस लॉ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से QF दिया जाता है, QF से D निकालते हैं गॉस लॉ यूज करके, और D एक बार मिल जाता है तो E निकल जाता है, और E निकल जाता है तो फिर P निकल जाता है, और हमेशा ही सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज इसी बाउंड्री कंडीशन से निकलता है। ठीक है,
और जिधर से इंसिडेंट होता है उसको हमेशा ही रीजन 1 लिया जाता है, जिधर को इंटर करता है उसको रीजन 2 लेते हैं। तो ये सब कन्वेंशन है जो कि आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये 2014 में क्वेश्चन आया था। दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2014। ये क्वेश्चन देखो 2020 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, A spherical dielectric shell with inner radius A and outer radius B has polarization P equals to K by R square R cap। R cap को हम लोग ER cap भी बोलते हैं। ठीक है, हम यूजुअली ER cap यूज करते हैं। ठीक है, R cap is unit vector in the radial direction। I usually use ER cap। There is no issue, you can use this also, but in all my books and my video lectures I have been using ER cap, so I prefer using ER cap in be it mathematics or physics। Which other following statement is are correct। अच्छा ये वो था यार, मतलब ये तो जैसे इज आर लिखा रहता है तो ये MSQ का क्वेश्चन होता है, तो शायद इसका ऑप्शन एक ही होगा तो इसलिए मैंने डाल दिया होगा इसमें, बट ये MSQ का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, कोई नहीं, एक निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, आपको डायइलेक्ट्रिक शेल दिया हुआ, इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। आपसे क्या पूछा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज इन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ -k एंड +k रेस्पेक्टिवली। तो बाउंड चार्ज इज 0। निकाल लेते हैं ना, पता चल जाएगा कि मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है, 1 ऑप्शन करेक्ट है। K/R² ER याद रखना है बस। ठीक है, आपको शेल दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक दिख रहा है ना। अच्छा, ये इनर है या आउटर हो गया, आपको ये क्या दे रखा है, ए, आउटर का बी दे रखा है। ठीक, अब ये मान लो कि S1 है, S2 है। अब इनसाइड इस रीजन में जो P दे रखा है आपको, P दे रखा है K/R² ER का। ठीक, वॉल्यूम डेंसिटी अगर निकालना है तो वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला होता है माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ P वेक्टर, एंड दिस इज, अगर P का सिर्फ ER कॉम्पोनेंट दिया रहे और E थीटा E फाई कॉम्पोनेंट 0 है, तो दिस इज सिंपली तो इसको अगर ये PR कॉम्पोनेंट है, रेडियल कॉम्पोनेंट, ये 0 होगा, तो वॉल्यूम डेंसिटी तो 0 है, ये क्लियर है। वॉल्यूम डेंसिटी 0 है, ये सही है। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज 0। ठीक, ओके। अब हम लोग को इनर और आउटर सरफेस पे निकाल लेते हैं सरफेस डेंसिटी। अगर मान लो यहां निकालना है, सपोज करो इस जगह निकालना है। ठीक, तो जिस भी सरफेस पे आपको सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज निकालना है, आप हमेशा उस सरफेस को एज ए इंटरफेस ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक अज्यूम करो। जिस सरफेस पे आपको बाउंड चार्ज का सरफेस डेंसिटी निकालना है, यू ट्राई टू सी दैट सरफेस एज इंटरफेस ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है और ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है। तो वैक्यूम को भी तुम स्पेशल काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मान सकते हो। यू कैन टेक वैक्यूम एज स्पेशल काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। ठीक, अब आपको अगर इसको हम S1 को इंटरफेस मानते हैं 2 डाइलेक्ट्रिक का, तो डाइलेक्ट्रिक 2 किसको मानेंगे, डाइलेक्ट्रिक 1 किसको मानेंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर 2 डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है तो हमेशा ही जिस डायरेक्शन में फील्ड इंटर करता है, या जिस डायरेक्शन में कोई भी फील्ड E हो या P हो इंटर करता है जिस डाइलेक्ट्रिक में, उसको 2 मानते हैं, और जिधर से इंसिडेंट होता है उसको हम लोग हमेशा ही 1 मानते हैं।
इंटरफेस से जिधर घुस रहा है उसको 2 मानेंगे और इंटरफेस पे जिधर से फॉल कर रहा है उसको 1 मानते हैं। तो अब ये तो वैक्यूम है, वैक्यूम में तो P0 होता है, लेकिन हमें ये पता है ना कि यहाँ पे तो यहाँ तो इंटर कर रहा है, ठीक है, तो इसको 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ ना, ये आपको दिया हुआ है, ये रेडियल डायरेक्शन में है, तो आप इसको 2 मान सकते हो और इसको 1 मान सकते हो। बात समझ में आ रहा है आपको? ये थोड़ा सा मिटा रहा है ये वाला पोर्शन, ताकि हम वेक्टर्स अच्छे से दिखा पाए। देखो, ये तो हमको पता है कि ये P दिया हुआ है, तो इसको हम इस इंटरफेस के लिए इसको हम रीजन 2 मानेंगे, इसको रीजन 2 मानने का हमारे पास सफिशिएंट लॉजिक है, क्योंकि इधर से फील्ड, इस इंटरफेस से फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि इसको इंटरफेस मान रहे हैं तो ये फील्ड इंटरफेस से इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो इसको अगर 2 मानेंगे तो वैक्यूम को क्या मानोगे? 1 मानोगे। और चूंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए रेडियल डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन होता है, तो ये P2 बेसिकली P2n है। P2 पूरा का पूरा नॉर्मल ही है, तो पूरा का पूरा P2 को P2n बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? P2n माइनस P1n इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे P2n P1n जो होता है वो इंटरफेस पे पोलराइजेशन का वैल्यू होता है। इंटरफेस, ये सारा ही जो वैल्यू होता है वो इंटरफेस पे होता है, जिस सरफेस पर निकाला ना उस सरफेस पे P2n P1n का क्या वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा? P2n इज P2 एट r इक्वल्स टू a। P1n तो 0 होगा, वैक्यूम में काई 0 होता है, अब साइन r 1 होता है, तो काई 0 है तो पोलराइजेशन 0 होता है आपका, तो माइनस सिग्मा भी हो गया। अब P2 एट r इक्वल टू क्या हो गया? k बाई a स्क्वायर, यानी सिग्मा बी जो है आपको इस सरफेस पे S1 पे इट इज माइनस k बाई a स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब आपको बाहर वाला सरफेस पे निकालना है, तो वही लॉजिक रहेगा, आपको बाहर वाला सरफेस निकालना, तो इस सरफेस को आप इंटरफेस ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक मानो, ठीक है। तो यहाँ पे P ऐसे है, तो यहाँ पे P ऐसे है, तो ये रीजन 1 हो जाएगा, तो ये रीजन 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। हालांकि ये हमको पता है कि P2 0 है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड एनालिसिस हम लोग इसको P2 मान रहे हैं, इसको P1 मान रहे हैं। तो P1 रेडियल डायरेक्शन में है, तो वो आउटर सरफेस जो हम लोग इंटरफेस मान उस पर फॉल कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको 1 मान लिया। तो इस इंटरफेस के लिए ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है, और इस इंटरफेस के लिए ये रीजन 2 था, ये रीजन 1 है। तो रीजन 2 और रीजन 1 क्या होगा? वो विथ रेफरेंस टू इंटरफेस होगा। ये इंटरफेस के लिए ये रीजन 2 हो जाएगा, ये रीजन 1 हो जाएगा। अब आप लगा लो P2n माइनस P1n, ठीक है। अब P2n 0 है, अब P1n क्या है? P1 एट r इक्वल्स टू b, क्योंकि ये सारा ही बाउंड्री कंडीशन इंटरफेस पे होता है। तो सिग्मा b इज द वैल्यू ऑफ p एट r इक्वल्स टू b विच इज k बाई b स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो सिग्मा है वो माइनस k बाई a स्क्वायर है और यहाँ k बाई b स्क्वायर है। तो आपका जो आंसर है ये गलत है, सरफेस डेंसिटी माइनस के प्लस के नहीं है। सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चाहे 0 एट बोथ इनर आउटर, नहीं भाई, सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चाहे इनर सर्फेसेस, ठीक है, ये गुड। आउटर सर्फेस k बाई b इसका गुड, C is correct, C is correct. Volume density is also 0, yes, correct. Surface density is 0, no, wrong. C आंसर है। बाकी ये सब आपको आना चाहिए भाई, ये तो मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सब कॉन्सेप्चुअल है, इतना ज़्यादा PYQ में तो बताना मुश्किल है डिटेल में, ठीक है। हो गया वो। अब MSQ करना है। MSQ में मोर देन 1 करेक्ट होता है, ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें 1 से अधिक करेक्ट रहेंगे, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 होता है, कई बार 1 भी होता है, सिर्फ ऐसा भी है। अब वो क्या बोल रहा है? यूनिट क्यू मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैज अ पोलराइजेशन P इक्वल्स टू, ये मिस प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई कैप होगा,
3i plus 4j cap. The edges of cube are parallel to Cartesian axis. Which of the following is true? क्यूब दे रखा है आपको, this is x, y, z. ठीक, p आपको दे रखा है, अंदर ही है, बाहर तो जीरो ही रहेगा, वैक्यूम में तो p जीरो होता है। वॉल्यूम डेंसिटी नहीं रहेगा भाई, ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका डाइवर्जेंस तो जीरो ही होगा ना, तो वॉल्यूम डेंसिटी तो जीरो रहेगा। ये गलत है आंसर, ए इज इनकरेक्ट। चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 on both the surface parallel to yz plane, yz plane ये है, ये सरफेस पे बोल रहा है, तो ये सरफेस पे अगर लगाएंगे हम लोग ये फार्मूला P2n माइनस P1n इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा बी, तो हमारा P2n अगर इसको थोड़ा इधर से देखो, ठीक है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, और मतलब एक तरफ से तो जो आपका 3i plus 4j है ना, तो इस सरफेस के नॉर्मल p क्या होगा अंदर में, इस सरफेस के नॉर्मल p जो होगा वो 3i कैप हो जाएगा, मतलब जो इधर से नॉर्मल आप फॉल कर रहा है वो तो 3i कैप हो जाएगा। अब बाहर में जीरो है तो P2n इज जीरो एंड P1n इज 3i कैप, मतलब 3, ठीक है, तो सिग्मा भी आपका 3 हो जाएगा। वैसे ही इधर जो होगा -3 हो जाएगा, मतलब इस ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस पीछे वाला भी रहेगा, उस पर -3 हो जाएगा, बिकॉज P2n रहेगा, P1n 0 रहेगा उस केस में, तो 3 या -3, तो मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो ये तो ऑप्शन ठीक है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 ऑन, अच्छा एक्जेक्ट प्लेन, हाँ ठीक है, इधर से जो कंपोनेंट बनेगा तुम्हारा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, ये 2 है, ये 1 है, तो P2n इज 0 एंड P1n इज व्हाट, ऑन दिस इट विल बी 4j कैप, ये j का j डायरेक्शन है ना, तो 0 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा बी, तो सिग्मा बी विल बी 4, और इधर से लगाओगे तो P2n विल बी 0, P2n विल बी 4 एंड P1n विल बी 0, तो इस पे -4 हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू हैव रेड इट। There is net non-zero induced charge in the, नहीं, इंड्यूस चार्ज हमेशा ही जीरो हो जाता है भाई, टोटल इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज जीरो, टोटल इंड्यूस चार्ज हमेशा ही जीरो होता है, BC सही होगा। इंड्यूस चार्ज क्या है, चार्ज सेपरेशन का आउटकम है ना, डाइपोल्स के चार्जेस होते हैं, ये जो पोलराइजेशन वाले चार्जेस जो होते हैं ना, वो डाइपोल्स के चार्जेस होते हैं, वो टोटलिटी में जोड़ दोगे तो जीरो हो जाएगा, यहीं जोड़ो, देखो 4 इंटू एरिया हो जाएगा, ये -4 इंटू एरिया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 इंटू एरिया हो गया, उधर -3 इंटू एरिया हो गया, एरिया सब जगह सेम ही है सरफेस का, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, BC विल बी करेक्ट आंसर, BC विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये देखो कंसिडर स्फेरिकल, ये 2016 में आया है, कंसिडर स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रेडियस a centered at the origin, if P is P naught I cap, ठीक है, P is कांस्टेंट पोलराइजेशन है, तो रो बी जीरो हो जाएगा, बिकॉज रो बी इज नथिंग बट, सो P इज कांस्टेंट, सो डाइवर्जेंस विल बी जीरो, ये तो सही है। द बाउंड चार्ज डेंसिटी इज जीरो एट 0 0 A, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 0 एट 0 0 A, 0 0 A जेड एक्सिस हो गया ना, स्फेयर है, पहले स्फेयर ड्रॉ कर लो,
आपका जो P दे रखा है वो ये है, ठीक है। 0 जो है आपका ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे देखिए P2n भी 0 है, P1n भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी कॉम्पोनेंट इस पॉइंट के नॉर्मल नहीं होगा, तो सिग्मा भी 0 हो जाएगा। आपको ये फार्मूला पता है ना? ठीक है, यहाँ पे बल्कि 0 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि P0 P का कोई भी कंपोनेंट इस पॉइंट पे सरफेस के नॉर्मल नहीं है। मतलब P ये पूरा का पूरा ये आई डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि इस P का कोई भी कंपोनेंट Z के अलॉन्ग नहीं रहेगा ना, Z के अलॉन्ग नहीं रहेगा। तो P2n इस पर ये 0 A है, तो 0 A पे ये जो सरफेस के नॉर्मल जो कंपोनेंट होगा इन अंदर से भी वो भी 0 रहेगा, और बाहर तो 0 होगा ही क्योंकि वैक्यूम है। तो ये आपका सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड डायरेक्टली, नो, पोलराइजेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये गलत है। द साइन ऑफ सरफेस डेंसिटी चेंज ओवर द सरफेस, चेंज, यस। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे आपका अलग रहेगा, और पीछे जाओगे तो यहाँ पे अलग रहेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ आपका नेगेटिव रहेगा। ऐसे बाउंड चार्ज जो है ना कैंसिल आउट करता है, तो कैंसिल आउट इसलिए करता है क्योंकि वो सरफेस डेंसिटी चेंज करता है, ठीक है, चार्ज का साइन चेंज करता है। तो ए बी डी विल बी करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वॉन्ट बी 0, यही देखो बाउंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रहेगा। ए बी डी विल बी द आंसर। ओके ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है। A dielectric sphere of radius r has constant polarization P equals to P naught Z मतलब P naught K कैप हो गया एक तरह से। This is so that the field inside the sphere is this. Which of the following are correct? ये यार थोड़ा सा मतलब लेंदी है क्वेश्चन। चलो इसको हम करके बताते हैं आपको, ठीक है, मतलब इसको हम करके बताते हैं कैसे होएगा। देखिए तो पेशेंस रखना है। पहले तो ए पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, ये तुम्हारा सेंटर है, एक्स वाई जेड। अब अगर हम इन जनरल बाउंड्री कंडीशन लगाएं, ये हमारा P2 है और ये हमारा P1n। तो P का डायरेक्शन क्या दे रखा है? P का डायरेक्शन जो है हमारा ये दे रखा है, P इज P नॉट K कैप, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा हमें इस सरफेस पे निकालना है, हमें इस सरफेस पे निकालना है। तो इस सरफेस पे P का नॉर्मल कंपोनेंट क्या, ये तो P2, ये तो वैक्यूम है, तो आपका P2n 0 हो जाएगा। बट जो ये रीजन 1, ये रीजन 2 हो गया, रीजन 1 में नॉर्मल कंपोनेंट क्या बनेगा? P1n। व्हाट विल बी P1n? P1n विल बी, अगर ये थीटा लेते हो आप, थीटा की तरह थीटा, ठीक है। सो व्हाट विल बी P1n? P1n इज गोइंग टू बी P नॉट cos थीटा। अब इस इंटरफेस से बाउंड्री कंडीशन लगा दोगे
P2n minus P1n is minus of sigma b. So P2n is 0 and this is P naught cos theta is sigma b. So sigma b is P naught cos theta. सिग्मा बी आपका P naught cos थीटा आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया करेक्ट, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, थीटा जो है यहां से यहां तक, मतलब यहां पे सारा तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बस जैसे ही नीचे जाएंगे एक्स वाई प्लेन के, ये cos थीटा नेगेटिव टर्न कर जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जेड एक्सिस और पोटेंशियल ऑन जेड एक्सिस। You have to find electric field on z axis and potential on z axis. E in दे रखा है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दे रखा है। You are given electric field inside, which is minus of P naught by 3 epsilon naught. इससे ज्यादा हेल्प तो मिलता हुआ हमको नहीं दिख रहा है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है आपको आउटसाइड, और पोटेंशियल भी निकालना है। तो इसको देखो हम लोग पोटेंशियल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बट दोनों ही थोड़ा लेंदी है। चलो एक तो तरीका बताते हैं आपको पहले, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे पोटेंशियल। ये आपको स्फीयर दे रखा है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, और चार्ज डेंसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज दिस सिग्मा बी P naught cos थीटा। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है ना, हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा x हो गया, दिस इज x y z। अब अगर मान लो हमें जेड एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना है, सपोज जेड एक्सिस से पोटेंशियल निकालना है, तो एक काम करो, आप जो है थीटा एंगल पे, ये थीटा हो जाएगा, and locus of all the point on the sphere where the angle is theta forms a ring. Locus of all the point on the sphere where theta is same forms a ring. Ring of what? Ring of, say this is d theta. ये रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा? r sin थीटा, इस रिंग का थिकनेस r d थीटा। तो एक एलिमेंट ले लिया हमने, एलिमेंट ले लिया सच दैट थीटा इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द रिंग, और रिंग का थिकनेस जो r d थीटा है और रेडियस हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपका ds क्या बन जाएगा? ds विल बी 2 पाई r sin थीटा, ठीक है, 2 pi r sin theta into r d theta, and what will be dq? Sigma ds. So this is P naught cos theta 2 pi r sin theta r d theta. So this is 2 pi r square P naught, ठीक। अब अगर सपोज करो कि हमें जो पोटेंशियल निकालना है, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट एट डिस्टेंस r, इस पॉइंट पे निकालना है। दिस इज r, दिस इज कैपिटल R, दिस इज थीटा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या बनेगा? व्हाट इज दिस वैल्यू? डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट P का? रिंग के हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Suppose we call it r dash, so r dash will be what? R dash will be r square plus r square twice rr cos theta.
तो जो dv आएगा इस रिंग की वजह से दिस विल बी dq अपॉन, ठीक है, dq हमारा आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर पी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और r डैश क्या आ जाएगा, 4 r डैश हो जाएगा तुम्हारा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ट्वाइस आर आर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये 2 पाई 2 हो गया, लेट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ट्वाइस आर आर कॉस थीटा, इससे टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, it will be twice t dt. It means rr sin theta d theta is t dt, or we can say sin theta d theta is t dt upon rr। ठीक, अच्छा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज सिंपली r स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ आर आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर पी नॉट बाई 2 ऑफ साइलेंट नॉट, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ट्वाइस आर आर, साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, टी डी टी अपॉन आर आर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। सो दिस विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट विल बी लेफ्ट, पी नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा, अच्छा dt भी रहेगा ना, dt तो यहाँ लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक, स्मॉल आर इज कांस्टेंट ओवर हियर, तो जो पोटेंशियल निकल के आ जाएगा हम लोग का, दैट विल बी इक्वल टू v इज इंटीग्रल ऑफ और t का लिमिट क्या बनेगा बताओ, t का लिमिट देखो, व्हेन थीटा इज 0, देखो स्फेयर के ऊपर इंटीग्रेशन करना है ना, तो स्फेयर पे ये जो पहला एलिमेंट कैसा होगा, थीटा इक्वल टू 0 पे होगा, और लास्ट एलिमेंट थीटा इक्वल टू पाई पे होगा। ये पहला एलिमेंट तो ऐसे बनेगा ना रिंग का, तो ये बनेगा थीटा इक्वल टू 0 पे, थीटा टेंडिंग टू 0 पे, थीटा बढ़ता जाएगा तो रिंग का साइज भी बढ़ता जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे मैक्सिमम होगा, फिर थीटा घटता जाएगा आपका, ठीक है, लास्ट एलिमेंट थीटा इक्वल टू पाई पे होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ट्वाइस आर आर, थीटा इक्वल टू 0 पे, सो टी विल बी व्हाट, आर माइनस आर, थीटा इक्वल टू पाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ट्वाइस आर आर, सो टी विल बी आर प्लस आर, तो t का जो लिमिट बनेगा आपका r माइनस आर टू आर प्लस आर बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा पी नॉट अपॉन, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट हो जाएगा r माइनस आर टू आर प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3, ये आपका, ठीक है, r माइनस आर टू आर प्लस आर। अब एक चीज समझिए, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा
पी नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टी पे पुट करोगे तो क्या बनेगा, आर प्लस आर माइनस आर माइनस आर। अच्छा यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आर प्लस आर का क्यूब और आर माइनस आर का क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव नहीं एक तरह से है ये, बाकी किसी के पास छोटा तरीका हो तो बता देना मुझे। एक और तरीका है, करेंगे हम लोग, वो थोड़ा इसे छोटा होगा। आर प्लस आर का होल स्क्वायर आर माइनस आर का होल स्क्वायर, 2r माइनस 2r कैंसिल कर जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ ए बी इज, ठीक है। So this is going to be this will be r square plus r square twice r 1/3, ये हो जाएगा twice r, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 2r को बाहर ले लो, ये हो जाएगा ठीक। So this is going to be तो ये बन जाएगा हमारा ये पोटेंशियल हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। पी नॉट आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पी नॉट आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पी नॉट आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बार बार बोलना पड़ रहा है याद करने के लिए हमको। पी नॉट ठीक, ये जेड एक्सिस पे हो जाएगा, तो ये तो सही लग रहा है। 2r पे ये पी नॉट वी विल बी तो ये तो सही है, सी सही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस पी नॉट आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये गलत है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्विवेलेंट टू डाटा ऑफ डाइपोल एट द ऑरिजिन, हाँ ठीक है, ये सही चलेगा। क्योंकि देखो v जो है ना पर v होता है पी नॉट कॉस टी, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ऑन द एक्सिस तो कॉस थीटा आपका 0 है, जेड एक्सिस पे, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पी नॉट आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट से। एक तरह से इट इज बिहेविंग लाइक P is 4 pi P R cube, sorry R square, ये भी कट जाएगा। 4 pi, it is behaving like a dipole of 4 pi P naught R cube, इस तरह का डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मतलब इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इस डाइपोल ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर देंगे,
तब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो निकला है हम लोग का वो सेम ही रहेगा, ठीक है। डाइपोल की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में होता है वो 1/r³ पे डिपेंड करता है, यहाँ भी डिपेंड करता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए नेट में एक मतलब न्यूमेरिक में सॉल्यूशन रहेगा, मतलब इंटीजर टाइप का होगा, से 2.5 3.4 इस टाइप का आंसर बनेगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, in an infinitely long very thin straight wire carry uniform charge density, ठीक, the magnitude electric displacement, देखो ये आपको दे रखा है, गॉसियन सरफेस ऐसे ले लो, ये आपको चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। अब आप ये फार्मूला अप्लाई कर लो, ये मान लो एल लेंथ का है, सपोज करो गॉसियन सरफेस, कॉल इट S1 S2 S3, डी का डायरेक्शन क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, N is outward drawn normal, so over here on S3 D dot N is D, they lie in same direction, here D dot N is 0 on S1 और S2 पे भी D dot N जो है वो D 0 हो जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा आपका सिंपली DDS on S3 और चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज विल बी lambda L, if lambda is the uniform charge density, this is lambda, right? So this is going to be, and D is uniform at each and every point, ठीक है, because D is a function of R और R का वैल्यू जो है पूरे S3 पे सेम है, तो D को बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा 2πRL और ये हो जाएगा lambda L, LL कैंसिल हो जाएगा, सो D इज, अब D का वैल्यू पुट कर लो 8π इंटू 2π, R कितना है 20 mm, 0.02, 20 मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02, ठीक है। तो 4 इंटू मतलब ये 2 हो गया एक तरह से आंसर, ठीक है, 2 विल बी द आंसर, तो ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, सो आई थिंक इट इज ओवर, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये दिस वाज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो we'll do in next class. Thank you very much, and if you are liking the video you can subscribe and join my channel, and you can also download the TVidya Learning app. Thank you very much.